देखो, कल हम लोग डायग्राम से देख लिए थे कोशिका के बारे में। वही चीज़ आज थ्योरी रहेगा कि जैसे पढ़ने के लिए आपका ये चीज़ भेज देंगे, आपका पढ़ भी लीजिएगा, समझा दे रहे हैं। छोटा कोशिका का संरचना हम लोग देखे थे। कोशिका क्या होता है? हम लोग का शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है। यानी जो हम लोग का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो कोशिका से, यानी सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। तो कोशिका सभी जीवधारियों का आधारभूत और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी कि सबसे जो बेस में है, यानी कि सबसे मेन आधार हम लोग का शरीर का क्या है? कोशिका है। ठीक है। हम लोग का संरचना कौन देता है? कोशिका। तो इसीलिए वो संरचनात्मक भी इकाई है, और जो भी काम करना है तो वो कार्य कौन करवाता है? कोशिका करवाता है, यानी कार्यात्मक इकाई भी वही है। ठीक है। संसार के सभी जीव जो है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। संसार में जितना भी जीव है वो सभी आपका कोशिकाओं से मिलकर के ही बना हुआ है। तो कोशिका विज्ञान, तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी बोलते हैं। अब कोशिका का खोज जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। मेन हम लोग को बायोलॉजी में यही सब वर्ड जो है ना, वर्ड को ही याद करने में दिक्कत होता है। मेन बायोलॉजी में यही प्रॉब्लम है। रॉबर्ट हुक, आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तो ये सब जो नाम है वो आपको याद रखना होगा। तो रॉबर्ट हुक बार बार पूछेंगे, बताते जाइएगा तो याद हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक जो है वो सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, और उसने जो है मृत कोशिका का खोज किया था। वो जो है जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। क्या किया था ना, कॉर्क का जो छाल होता है, कॉर्क जानते क्या होता है? क्या? बैडमिंटन वाला वो कॉर्क नहीं होता है। जो पेड़ का जो छाल होता है, उस कॉर्क जैसे हम बताते हैं, महंगा जो दारू होता है ना, उसमें जो ढक्कन होता है ना, वो सील जो मारा हुआ रहता है वो कॉर्क का रहता है। या फिर आप जो गेम होता है, तो बॉलिंग होता है, जो बॉल रहता है ना, जो इंटरनेशनल मैच होता है उसमें जो बॉलिंग होता है, तो जो बॉल होता है वो कॉर्क का बना हुआ होता है। अंदर में कॉर्क रहता है और ऊपर में जो आपका लेदर रहता है और उससे बना हुआ रहता है। ठीक है। तो वही कॉर्क का जो छाल था उसको जब पतला पतला करके बनाया और उसमें जब जूम करके देखा, वो तो क्या देखा कि एक छोटा छोटा जो है वो डब्बा डब्बा टाइप से बना हुआ है। हाँ, मधुमक्खी के छत्तों के जैसा उसका आकार था। तो उसी को उसने क्या बोला? तो छोटा कमरा को ही सेल बोलते हैं, इसीलिए कोशिका को आपका सेल नाम दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले कब खोजा गया था? तो 1665 में मृत कोशिका का खोज जो है वो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि आपको कॉर्क, जो कि लकड़ी का एक पतली मतलब कि परत जो है उसको बना करके जब उसको देखा तो उसमें जो है आपका कोशिका का दिखा, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के पितामह किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहलाएगा। ठीक है। कब खोजा था? 1665 में, याद रखिएगा, पूछते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद अब ये तो मृत कोशिका का खोज किया था, तो जीवित कोशिका का भी कोई ना कोई खोज किया होगा। तो देखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बोलिए। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वो 1674 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो आपका लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है। तो जो जीवित कोशिका का खोज जो है वो सबसे पहले किसने किया था? और कब किया था? 1674 में। मृत कोशिका का खोज कौन किया था? कब किया था? 1665 में। ठीक है। और इसी ने जो है सूक्ष्मदर्शी का जनक भी इसी को कहा जाता है, और इसने जो है बैक्टीरिया का भी खोज किया था, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। जीवित कोशिका का खोज भी इसी ने किया था, तो इसको जीवित कोशिका का खोजकर्ता भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो दो लोगों ने मिलकर के दिया हुआ है। एक है आपका स्वान, स्लाइडेन, और एक स्वान।
स्लाइडेन और स्वान खाली डायरेक्ट याद रखिएगा, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। स्लाइडेन और स्वान जो है उसी ने क्या दिया है, कोशिका सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। ठीक है, वो कब दिया है, तो देखिए 1839 में। देखिएगा स्लाइडेन का अधिकतर अलग अलग करके अगर दिया हुआ रहे ना तो ये 1838 रहता है या 1839 रहता है, लेकिन दोनों का अगर मर्ज करके बोल रहा है तो 39 ही लेके चलेंगे, क्योंकि अलग अलग देखिएगा कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहता है इसका 1838 है, इसका 1839। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत दिया है। तो कोशिका सिद्धांत में बताया क्या है, तो प्रत्येक जीव जो है एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं शुरू से कि हम लोग का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो कौन बोला था, तो वही स्लाइडेन और स्वान जो है वो सबसे पहले बताया था। कब बताया था, 1839 में। ठीक है, और 1674 में किसका खोज हुआ था, कौन खोज किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक खाली याद रखे, लीवेनहॉक। ठीक है, और मृत कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट। कब किया था, 1665 में। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जो है आपका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। जैसे हम लोग सबसे पहला ही लाइन यही पढ़े थे कि जो हम लोग का शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो कोशिका है। वो कौन बोला था, तो यही आपका स्लाइडेन और स्वान ने अपना सिद्धांत में बताया था। ठीक है, नई कोशिकाएं जो है पूर्व स्थित जो कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये भी चीज उसी ने बताया। जैसे पहला सिद्धांत तो ये बताया कि हम लोग का जो शरीर है वो आपका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दूसरा ये बताया कि हम लोग का जो नया कोशिका, जैसे मान लो कि मर गया कोई कोशिका, तो अब वो बनेगा कैसे, जब मर गया तो उसको रिपेयर कौन करेगा, तो पहले जो कोशिका था ना, पहले जो कोशिका था वही टूट करके और वो क्या करेगा, मेकअप करने का काम करता है। जैसे मान ले कि यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ इस तरीके से ऐसे करके कोशिका पूरा ढेर सारा है। अब मान लो कि हम लोग ऐसे चट मारे तो ये मर गया, तो ये क्या करेगा ना, ये अपने आप को दो दो को बनाते जाएगा। जैसे एक तो ये देखिए मेकअप कर, अरे जल्दी नहीं बना रहा जी, हट, ऐसे ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब यही चीज बताया गया है कि जो कोशिका है, नई कोशिका जो बनेगा, तो अगर मान लो कोई मर गया है तो फिर क्या करेगा, पहले वाला जो कोशिका है उसी से मिल करके नई कोशिका का निर्माण होगा। इधर खसक जाओ या फिर पीछे बैठ जाओ। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में दो चीज हम लोग पढ़े। पहला क्या था कोशिका सिद्धांत में, हाँ, कोई भी जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दूसरा सिद्धांत में क्या बताया था, नया जो कोशिका है वो पहले वाला कोशिका से ही बनेगा। नया वाला जो कोशिका है वो पहले वाला कोशिका टूट करके और नया कोशिका का निर्माण करेगा, कोई अलग से नहीं आएगा कोई बनाने के लिए। पहले वाला जो कोशिका है वही नया कोशिका बनाएगा अपने आप को तोड़ करके। ठीक है, कोशिकाएं स्वतंत्र होती है परंतु मिलकर कार्य करती है। कोशिकाएं जो है वो स्वतंत्र होती है, इसका मतलब क्या है कि कोशिका का जो एक एक कोशिका का अपना एक गुण होता है और वो खुद से अकेले सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इतना छोटा रूप में है कि वो कुछ करेगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि उन लोग ग्रुपिंग बन के और एक साथ मिल करके क्या होता है कि कुछ काम करता है। तो जैसे हम लोग कोशिकाओं का एक समूह को, एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, यानी टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ शरीर का जो टिश्यू होता है उसी पे सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो कोशिकाएं जो है वो स्वतंत्र होती है, यानी उसमें सब कुछ होता है। क्योंकि देखो अकेले कोशिका, एक जो कोशिका था उसमें हम लोग पढ़े प्रोटीन भी बनाता है, आपका ऑक्सीजन भी लेकर के आपका ऊर्जा भी बनाता था, आपका सब कुछ होता था उसमें, आपका ब्रेन भी उसमें था, केंद्रक जो था वो ब्रेन भी था, सब कुछ उसमें होता ही है। लेकिन वो अकेले तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा है, इसीलिए क्या करेगा ना, ढेर सारा वैसा ही वाला कोशिका मिल करके कुछ काम करने का काम करता है। जैसे हम लोग का शरीर में जो भी आंतरिक या फिर आपका ऊपर वाला जो है, तो सब मिल करके और एक जैसा करके हम लोग का काम करेगा। कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो केंद्रक के, देखिए अब कोशिकाओं का जो उत्पत्ति होता है, यानी नया जो कोशिका बनता है उसमें न्यूक्लियस का यानी केंद्रक का बहुत बड़ा भूमिका है। अगर केंद्रक जो है, हम बताए थे
कि अगर मान लो कि नया कोशिका बनाना रहता है तो क्या करता है, केंद्रक जो है वो बोलता है कि अब चलो जल्दी जल्दी नया कोशिका बनाओ, वो पहले वाला कोशिका मर गया है, वही है ब्रेन जो सबका सम का करवाएगा। अब मान लो कि हम बताए थे कि जब कोरोना अगर वायरस आ जाता है तो सबसे पहले केंद्रक में ही वार करता है, और वो बोलता क्या है कि मेरा जैसा कोशिका बनाओ, यानी वायरस वाला कोशिका बनाओ। तो क्या करता है कि शरीर में वायरस वाला कोशिका बनने लगता है, जिस कारण से एक कोरोना आने के बाद पूरा शरीर में कोरोना फैल जाता है। तो सबसे पहले ब्रेन में ही वो अटैक करता है, क्योंकि सबसे मेन है ब्रेन ही है जो आपका केंद्रक ही है जो पूरा बताता है कि कैसा कोशिका बनाना है। तो अगर मान लो कि हाथ वाला चमड़ी वाला जो कोशिका है, वो चमड़ी वाला कोशिका मरा तो चमड़ी वाला ही कोशिका बनाएगा, वो कौन बताएगा, तो ब्रेन वाला जो आपका जो केंद्रक है वही बताएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो आपका केंद्रक है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाएं, तो देखिए दुनिया का सबसे छोटी कोशिकाएं क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया टाइप से है जो कि आपका सबसे छोटी कोशिका होती है पूरा दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, तो ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा रहता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, अगर तो ये तो हो गया पूरा वर्ल्ड का, लेकिन अगर ह्यूमन में बात करें यानी मानव में, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है जो कि आपका सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो आपका अंडाणु जो है यानी ओवम जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। और वही अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका का, तो वो होता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जो कि हम लोग का शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्वस सेल, यानी उसका काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाना। हम बताए थे कि अगर मान लो हम लोग यहाँ चुट्टी काटते हैं तो हम लोग को कैसे पता चला कि यहाँ पर चुट्टी कटाया है, तो यहाँ पर पूरा शरीर में तंत्रिका तंत्र भरा हुआ है। ठीक है, ब्रेन जो है वो पूरी तंत्रिका तंत्र से ही बना हुआ है। इसीलिए बताया था कि तंत्रिका तंत्र वाला जो आपका कोशिका है उसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं होता है जो कोशिका विभाजन नहीं करता, इसीलिए दिमाग वाला जो कोशिका है वो विभाजन नहीं करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरा आपका शरीर में भरा हुआ है और ब्रेन पूरी तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से चुट्टी काटे तुरंत स्पीड से बताएगा हम लोग का ब्रेन में कि यहाँ पर चुट्टी कटा रहा, कुछ भी होता है तो ये तुरंत बताएगा। इसीलिए हम लोग का जो जब अगर ऑपरेशन होता है तो थेथर का सुई लगा देते हैं, जिस कारण से वो तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको जो है मैसेज नहीं पहुंचाने देता है। इसीलिए हम लोग कितनों काट छाट करते हैं तो वो ब्रेन तक भेज ही नहीं पाता है कि तुमको दर्द दे रहा है, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं होता। उसके बाद है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली हम बताए थे कि सबसे बाहर का जो आपका किनारे का जो स्ट्रक्चर था वो कोशिका झिल्ली था। याद है ना, कि दिखाना होगा, याद है ना? ठीक है, तो सबसे किनारे का जो सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, तो हम बताए थे कि वो बाउंड्री देने का काम करेगा। कोई भी चीज़ का अंदर भेजना है या बाहर भेजना है तो वो कौन मतलब कि उसको कंट्रोल करेगा, तो वो आपका कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो यह जो है जंतुओं का और पादप में दोनों में पाया जाता है। हम बताए थे जैसे पादप में क्या होता है, सबसे बाहर में आपका कोशिका भित्ति होता था, फिर उसके अंदर में जो है कोशिका झिल्ली होता था। लेकिन अगर मानव में बात करें तो ऊपर में ही कोशिका झिल्ली होता था। ठीक है, ये अर्धपरागम्य होता है। अर्धपरागम्य का अर्थ ये है कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर भेजना है, उसका जो कंट्रोल करने का जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, अर्धपरागम्य। ठीक है, तो इसीलिए जो कोशिका झिल्ली है वो हम लोग का क्या है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, यह जो है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, सभी कोशिका अवयवों को एक साथ बांधती है। जैसे सब कोशिका को, जैसे जितना भी कोशिका का अवयव मतलब अंग, अब जैसे जितना भी कोशिका का अंदर में देखे थे, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी काय था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो सबको बाहर से पैक करके रखने का काम कौन कर रहा था, कोशिका झिल्ली कर रहा था। तो इसीलिए सभी कोशिकाओं का जो अंग है उसको एक साथ बांध के कौन रखता है, कोशिका झिल्ली रखता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति हम लोग किस में पढ़े थे, प्लांट सेल में। प्लांट सेल जो होता है, तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चौकोर टाइप से होता है।
और जो ह्यूमन सेल या फिर जंतु सेल जो है उसका गोल होता है। तो यह जो है कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और यह जो है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या हम लोग पचा सकते हैं? हम लोग का शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो सेल्यूलोज को पचाता था? अपेंडिक्स पचाता था। लेकिन अब अपेंडिक्स का जो है यूज़ हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग का शरीर में ऐसा है बना हुआ जो हम लोग का सेल्यूलोज पचा सकते, मतलब हम लोग सेल्यूलोज पचा सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि हम लोग खाना को पका पका के बना के क्या हो रहा है कि उसको यूज़ ही करना बंद कर दिए। अब कोई भी चीज़ अगर रखा उसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो उसमें जंग लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है कि हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, जिस कारण से अब आने वाला जितना जनरेशन है वो एक्टिव है ही नहीं, समझे। अब धीरे धीरे उसको एक्टिव करने के लिए फिर से सबको घास उस खाना होगा, तो 3 4 5 जनरेशन आएगा तब जाकर के सेल्यूलोज जो है उसका यूज़ हो पाएगा। अब इसीलिए हम लोग जब से खाना वाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिक्स में फंस जाता है, तो जिस कारण से क्या होता है ना कि उसको ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, जैसे यहीं पर है, यही काट के निकाल देगा, कोई दिक्कत है? नहीं लगाएंगे चश्मा। अरे बताते चश्मा जो है अभी देखो बताते हैं, लेंस कार्ड जो चश्मा निकाला है तो यहाँ ना बैक में चुंबक रहता है, चिपक जाता है, वो नीचे नहीं गिरेगा। सबके लिए है ऊपर। ये हो गया। बूढ़ा लोग देखे धागा लगा के रखता है, बांध देता है, यहाँ पर गिरता नहीं है उन लोग का। ओके ठीक है। तो कोशिका भित्ति तो ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। जानवर जो है यही सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। उसमें घास में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज आपका पाया जाता है, ठीक है। और जैसे नोट वोट भी बनता है ना, हम लोग का जो पैसा है वो भी बनता है तो सेल्यूलोज का होता है, इसीलिए वो थोड़ा मजबूत रहता है। ऐसे कागज़ देखिए उसको भिंगाइएगा तो सड़ गल जाएगा, लेकिन नोट इतना बार भिंगता है लेकिन कुछ होता है फिर से उसी तरीके से आ जाता है। तो सेल्यूलोज का भी बना होता है वो, ठीक है। यह जो है कोशिका की निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करता है। अब जैसे हम बताए थे जो आपका प्लांट सेल है उसमें बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो कोशिका भित्ति से बना हुआ रहता था और वो बहुत कठोर था, जिस कारण से प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम कौन करेगा? तो वही कोशिका भित्ति करेगा। बाहर का जो लेयर रहेगा वो किस डिजाइन का है उसी से पता चलता है कि पूरा शरीर किस डिजाइन का रहेगा। तो बाहर का डिजाइन आपका पूरा कठोर है, उसी तरीके से आपका पूरा कठोर बना करके रखेगा। पेड़ पौधे को मजबूती और स्थिरता देने का काम कौन करता है? आपका कोशिका भित्ति देता है। यानी सेल वॉल जो है वो आपका पेड़ पौधे को क्या करता है? मजबूती देने का काम करता है। क्योंकि हम लोग तो अपना शरीर को बचा सकते हैं, ठंडा आया, गर्मी आया, बरसात आया तो हम लोग अपना सेव कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा तो नहीं कर सकता है। तो उन लोग के लिए जो है शरीर में होना चाहिए, तो इसीलिए उन लोग के लिए कपड़ा, बरसाती सब मिला जुला के कोशिका भित्ति दिया हुआ है, जो कि पूरा सब कुछ यही काम करता है। जीव का प्रकार कोशिका भित्ति का बनावट पादप। हाँ अच्छा देखिए, तो देखिए जो आपका पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। बोलिए इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसका बना होता है क्या? कोशिका भित्ति। किसमें? बैक्टीरिया में। पादप में किसका होता है? सेल्यूलोज का। लेकिन जीवाणु में यानी कि बैक्टीरिया में किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। उसी तरीके से कवक यानी जो मशरूम होता है वो भी, उसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका रहेगा तो उसका ऊपर का जो वॉल रहेगा तो कोशिका भित्ति वो किसका होता है? तो काइटिन का। तो कवक वाला तो याद हो जाएगा, क से कवक, क से काइटिन। यही थोड़ा अलग है कि जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो आपका बना हुआ होता है। अब देखिए जंतु में भी जैसे आपका जो सेल वॉल होता है उससे आपका कोशिका झिल्ली होता है, उसमें आपका लिपिड और प्रोटीन का रहता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। अब कोशिका के प्रकार, इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, केंद्रक, एक एक करके बताया जा रहा है ना, ठीक है। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख और नियंत्रक अंग है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? केंद्रक करता है। ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है, दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं का दिमाग जो है इसी को बोलते हैं, यानी कोशिकाओं का जो ब्रेन है वो किसको बोलेंगे? केंद्रक को ही बोलेंगे। केंद्रक के अंदर क्या होता है?
केंद्रक के अंदर आपका पहले तो आपका ये केंद्रक द्रव होगा और उसमें क्रोमोसोम भी होगा, यानी गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र में ही क्या होता है, जब उसको निकालते हैं तो क्या बनता है, डीएनए बनता है। और डीएनए का जब एक लड़ी को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और जीन में 4 चीज होता है, वो क्या क्या था, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। बोले तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, चारों बोले तो हाँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 चीज होता है जो कि आपका क्या होता है, उसी से हम लोग का बताता है कि मतलब कोई भी जीव का जो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, वो किस तरीके का क्वालिटी का रहेगा, वो सब चीज जो है वो अंदर का गुण बताने का काम करता है। अब देखिए, जब जो केंद्रक है उसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वो है रॉबर्ट हुक, जो कि क्या खोज किया था, कोशिका का। कब किया था, 65 में, 1665 में। और ये जो है देखिए रॉबर्ट ब्राउन, तो देखिए ब्राउन कैसे याद रहेगा, तो केंद्रक को अगर देखिएगा तो कोई भी चीज केंद्र रहेगा तो कहीं ना कहीं ब्राउन कलर का रहेगा, है ना, केंद्र रहेगा तो ब्राउन कलर का रहेगा। तो ब्राउन से आप याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो केंद्रक का खोज किया था, जो कि कब किया था, 1831 ईस्वी में। 1831 में आपका रॉबर्ट ब्राउन ने जो आपका केंद्रक का खोज किया था। उसका और कुछ दिया हुआ है। अब उसमें क्या होता है, तो डीएनए पाया जाता है ना। सबसे पहले तो गुणसूत्र पाया जाएगा। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। बोलिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है, जब तक नहीं बोलिएगा ना तब तक ले याद नहीं होगा, क्योंकि एक बार में याद होता नहीं है बायोलॉजी का। बार बार बोल के पहले तो उसका नाम जो है उसको मुंह में बैठाना पड़ता है। वो बैक्टीरिया का जो आपका कोशिका भित्ति था, किसका था, बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जो है वो अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, यानी अनुवांशिक यानी कि पिता का गुण जो है बेटा में, इस तरीके का जो गुण होता है। बहुत सारा बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो अनुवांशिक गुण के कारण ही होता है। जैसे आपका जो रंगवर्धता हम लोग पढ़े हैं, जो आपका हाँ, जो कि आपका जैसे बहुत सारा का होता क्या है कि मतलब कि रेड और ग्रीन ये सब जो है ना, येलो, ये सब कलर को अच्छा से नहीं पहचान पाता है। तो मेडिकल में जब जाता है तो बहुत इसमें छटाइया होता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना रहता है। बहुत सारा ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि वो अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग मतलब ना के बराबर ही ठीक होता है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलते आ रहा है। और वो आपका और अधिकतर जो वो अनुवांशिक जो रोग होता है ना, जो आपका रंग वाला, वो शायद माँ के जो आपका जो जेनेटिक्स है वहाँ से आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो माँ के जो अनुवांशिक वाला रहता है उससे आता है। उसके बाद देखिए, तो हम लोग का डीएनए भी होता है केंद्रक में और आरएनए भी होता है, ठीक है। आरएनए जो है इसको क्या बोलेंगे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसमें जो था वो डीऑक्सी खाली लगा हुआ था, तो डी से डीऑक्सी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड तो सेम टू सेम है, इसमें आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए का जो होता है स्ट्रक्चर, डीएनए का कुछ इस तरीके से रहता है, डबल हेलिक्स मॉडल रहता है। और इसमें आपका ये ऐसे रहता है। और आरएनए जो रहता है ना, वो कुछ अकेला ही रहता है इस तरीके से, ठीक है। आरएनए जो है वो सिंगल रहता है और ये डबल रहता है, इसीलिए इसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं और इसको सिंगल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो आपका डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स मॉडल रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब आरएनए जो है उसमें आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरएनए जो काम क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और हम लोग और पढ़े थे, जो राइबोसोम है वो किसका मदद करता है, राइबोसोम कल ही पढ़े थे हम लोग। हाँ, प्रोटीन का फैक्ट्री है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री है, जो कि आपका वो कहाँ पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है।
देखो राइबोसोम, जो कि हम बताए थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाला में खुरदुरा क्या होता है कि ये जो है अंदर में आपका डला हुआ रहता है, देखिए यहाँ यहाँ। अब उसका डिजाइन कुछ, हाँ ये पता नहीं ये क्या ऊपर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये हो गया राइबोसोम, और यही जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है। देख लेते हैं इसका क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा ये दरवाजा है, ये कहीं कोई भी चीज अंदर के न्यूक्लियस में भेजना है चाहे निकालना है तो देखिए डोरवे का काम करता है। ठीक है, दरवाजा बना हुआ है पूरा। ठीक है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो क्या काम करेगा, तो वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? हाँ हाँ, तुम्हारा थे जो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका होता है? राइबोसोम में। देखो कोशिका भित्ति जो है पादप में होता है, जीवाणु में होता है और कवक में होता है। तो बताओ कि जो जीवाणु वाला, पहले तो पादप में जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का। और वही पूछ रहे कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। और जो कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। और जो आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ। कब किया था? 1674 में। 1800 बोल रही है, 1674 में। 1831 में किस चीज का खोज हुआ है? किसने किया है? रॉबर्ट हुक। क्या किया है? कोशिका खोज किया है। और वो जो है कब किया है? 1665 में किया है। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया राइबोस न्यूक्लियस। और देखिए गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर क्या होता है? चार चीज, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हाँ ठीक है। तो आपका गुणसूत्र जो है अनुवांशिक गुण को आगे ले जाने का काम कौन करता है? तो वही गुणसूत्र करता है। और इसमें जो है गुणसूत्र में, इसमें जो है क्या है आपका 70 से 80% जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसमें आपका 10% जो है आपका डीएनए होता है, और 2 से 3% जो है आरएनए होता है, और ये आपका 3 से 5% लिपिड होता है। हम बताए थे कि जो उसका झिल्ली बना हुआ होता है वो आपका लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है ना, तो वही आपका झिल्ली होता है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्व जालिका, प्रदत्व। अरे पता नहीं, मेरा मुंह में बैठा हुआ है, अब दूसरा कुछ निकलता ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के भीतर एक जाल जैसी आपका झिल्लीदार संरचना होती है। तो हम लोग 2 को पढ़े थे, पूरा झिल्ली की तरह पूरा भरा हुआ था। ठीक है, जो कोशिकाओं को आंतरिक समर्थन देती है, यानी कि आंतरिक स्ट्रक्चर देने का काम करती है। ठीक है, यह जो है कोशिकाओं के बीच पदार्थों को परिवहन में मदद करती है। ये जो है कोशिका को पदार्थों का जो है परिवहन करने में भी मदद करता है। आंतरिक बोन बोल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि आंतरिक कंकाल कौन होता है? तो अंतःप्रदत्व जालिका यानी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी खोज कौन किया है? तो आपका केथ आर पोर्टर और अर्नेस्ट फुलम, ये दोनों व्यक्ति जो है वो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया है। नाम देख लीजिए, पोर्टर और फुलम, पोर्टर और फुलम। हाँ, पोर्टर और फुलम जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया।
अब हम लोग दो तरह का पढ़े थे, चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला जो है वो किस चीज का निर्माण करता था? कार्बोहाइड्रेट और फैट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का, वसा ये दोनों का निर्माण कौन कर रहा था? तो चिकनी वाला, ठीक है, क्योंकि वसा यानी फैट, जहाँ चर्बी रहेगा वहाँ चिकना तो रहेगा ही, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, कहाँ चल गया इसका, वो कुछ लिखा हुआ है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करने में मदद करता है। और खुदरी अंतःप्रदत्व जालिका जो है ये क्या करेगा? तो ये राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है, छोटा छोटा अंदर में धंसा हुआ था, जो कि आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अब केंद्रक क्या है? तो कोशिका का ब्रेन बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं। इसकी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हॉल, आपका 1831 में खोज किया है। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिकीय ढांचा और पदार्थों का संचार में मदद करता है, ठीक है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब SER देखिए, आपका पूरा नहीं लिखेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आपका चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका, SER और RER बोलेगा। तो S से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो SER जो है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, और RER जो है प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, किसकी मदद से? तो राइबोसोम की मदद से। तो राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा और प्रमुख अंग है। तो पूरा कोशिका का, ये भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम है, ठीक है। और ये जो है सबसे छोटा प्रमुख अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। इसकी खोज किसने किया है? तो प्लाडे, GE प्लाडे, याद रखो, जॉर्ज E प्लाडे या प्लाडे डाइट रख लो। प्लाडे जो है वो आपका राइबोसोम का खोज किया है। तो राइबोसोम देखे, देखो प्लाड है ना, मतलब क्रिकेटर, क्या चीज उसको बोलते हैं जो बॉलिंग करता है? प्लाड कुछ नहीं, पोलार्ड नाम है उसका, बॉलिंग का, वेस्ट इंडीज है ना, हाँ। तो वो जो है ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए उन लोग बॉलिंग करने वाला है तो उन लोग को शरीर में प्रोटीन का ज़्यादा जरूरत है, तो जो है राइबोसोम का खोज वही कर, याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो है क्लू रहेगा ना, तो थोड़ा सा आपका लिंक बनेगा। तो आपका राइबोसोम का खोज कौन किया है? तो प्लाडे ने किया है। कब किया है? 1955 में किया है, 1955 में जो है। और 1831 में किसका खोज हुआ है? केंद्रक का खोज हुआ है, ठीक है। यह पादप और जंतु दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है। जो आपका राइबोसोम है वो पादप में भी पाया जाएगा और आपका जंतु में भी पाया जाएगा, क्योंकि दोनों को प्रोटीन की जरूरत है। यह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी उपस्थित होता है। यह जो है जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है और प्लास्टिड में भी। प्लास्टिड यानी कि हिंदी में उसको लवक, लवक हम बताए थे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जगह इन लोग तो पूरा चिपकी भी रहती है इधर एकदम। आजा इधर, यहाँ आ जाओ, बस को इधर। ठीक है, तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो हरित लवक का काम क्या होता है? पेड़ पौधे में जहां भी हरा रहेगा वहां हरित लवक पाया जाएगा। और हरा रंग जो है वो प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, यानी खाना बनाने का काम करता है। और जो आपका हरित लवक होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में, मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा। जो आपका हरित लवक है उसमें मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। जैसे होता है ना आपका तत्व में सोडियम, मैग्नीशियम, आपका ये सब, तो पोटेशियम, तो मैग्नीशियम पाया जाता है उसमें, जो कि आपका वही जो है वो हरा रंग बनाने में मदद करता है। उसके बाद जो है वर्णी लवक का काम क्या होता था? पेड़ पौधे में रंग देने का काम कौन करता है? तो वर्णी लवक देता, मतलब कि जो फूल पत्ती सब जितना भी सेव जितना भी है उसमें हरा छोड़ करके और भी जो रंग देगा, जैसे फूल उल में आपका गुलाबी गुलाबी, ये आपका पीला वाला जो रंग देगा वो आपका ये देगा, ठीक है। उसके बाद आपका अवर्णी लवक वो कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है।
और जड़ में जो है उसमें कोई कलर नहीं होता है। अवर्णिलवा का काम क्या होता है? भोजन को स्टोर करके रखने का काम होता है। क्यों स्टोर करके रखता है? ताकि जब पत्ता झड़ जाए तब उसको यूज करें। रात को उस टाइम भी यूज कर लेगा नहीं। उस टाइम यूज करेगा ना, उसका जो टहनी होता है उसी में हरा रंग और उसी से भोजन बनाता है। उतना 6-6 महीना या 2-2 महीना उतना भोजन स्टोर करके रख पाएगा? उतना में तो सूख ही जाएगा। ठीक है, तो ये आरएनए कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये होता है। अब आरएनए यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड आपका, ठीक है, यह प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। झिल्ली रहित होते हैं, जो आपका आरएनए जो होता है वो झिल्ली रहित होता है, और यह जो है 2 उप इकाई से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या ये सब लिखा हुआ है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और एक हम बताए थे कि आत्महत्या की थैली कौन था? लाइसोसोम। वो क्या काम करता था? सेल में कोई भी अंग अगर मर जाता है तो उसमें अपना लिक्विड जो है वो आपका छिड़कने का काम करता है। और जब पूरा सेल ही काम नहीं कर रहा तो वो क्या करता था? फट जाता था, और फिर पूरा लिक्विड जो है अपना उसको भेज करके फिर उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होता था उसे। फिर उसके बाद अब देखिए, जैसे हम लोग को भी प्रोटीन का जरूरत है, और जो बैक्टीरिया ये सब होता है वो सबको भी प्रोटीन का जरूरत है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका जीव है। तो हम लोग को ज़्यादा प्रोटीन का जरूरत है या बैक्टीरिया ये सबको? हम लोग को ज़्यादा जरूरत है। तो देखिए 2 तरह का आपका 70S और 80S प्रकार का आपका ये होता है राइबोसोम। 2 तरह, क्योंकि राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाएगा। अब 2 तरह का होता है, एक आपका 80S और एक 70S। जो आपका 80S है वो हम लोग में पाया जाएगा, यानी कि जो मतलब कि जिसका शरीर पूरा बढ़िया तरीके से डेवलप्ड है। जैसे हम लोग का शरीर क्या है? पूरा डेवलप है। वही अगर देखिएगा ना कि बैक्टीरिया या फिर आपका वायरस इस सब का, तो कुछ इस तरीके से रहेगा, और अंदर में जो है ना सब पूरा ऐसे करके बिछा हुआ रहेगा। मतलब कि अलग अलग, जैसे हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग वाला कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये आपका राइबोसोम रहेगा, यहाँ पर आपका राजधानी रहेगा, सब अलग अलग रहेगा, और सब में पैकिंग रहता है कि कोई एक दूसरे से मिल ना जाए। लेकिन इसमें क्या रहेगा ना, सब खिचड़ी की तरह मिला हुआ रहता है, समझे? पूरा एकदम बिछा हुआ रहता है, कोई भी फिक्स नहीं पता चलता है कि कौन किधर है। तो ये जो है अविकसित कोशिका बोलते हैं, और इसको विकसित कोशिका बोलते हैं। अब अविकसित को हम लोग साइंस के भाषा में प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। हाँ, यू मतलब तुम, यानी हम लोग, ठीक है, यू मतलब हम लोग, तुम लोग। तो ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम लोग का शरीर में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो किस में पाया जाएगा? बैक्टीरिया में, वायरस में, ये सब में पाया जाएगा। एक कोशिकीय जीव। हाँ, और बैक्टीरिया वायरस तो एक कोशिकीय ही रहेगा। अब देखो, अब मान लो जैसे एक थाली दिए हैं, उसमें पूरा बढ़िया से सब चावल दाल सब्जी उब्जी सरिया के दिए। अब इसको अलग करना है, 2 गो थाली में बनाना है, और एक वो खिचड़ी दिए हैं उसको 2 गो थाली में बनाना, तो किस में ज़्यादा समय लगेगा? इसमें बढ़िया से सबको आधा आधा बांटना है, तो इसको काट करके आधा इसमें देंगे, फिर इसको काट के आधा इसमें देंगे, इस तरीके से। और इसको क्या करेंगे? पूरा आधा उछल करके यहाँ तक भर देंगे, है कि नहीं? तो यानी क्या होगा, जो आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है यानी अविकसित कोशिका, उसका विभाजन में लेट नहीं लगता है, वो तुरंत विभाजन हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, वायरस ये सब बहुत स्पीड से बढ़ता है, समझे? लेकिन हम लोग का जो है कोशिका, वो जब विभाजन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो इसका प्रोसेस का हम लोग का सबका नाम होता है। 5 प्रोसेस से जो है कोशिका विभाजन होता है, तो एक एक प्रोसेस का हम लोग नाम पढ़ेंगे, और उसका क्या कैसे होता है वो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बस हम लोग को ये याद रखना है कि जो आपका विकसित कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन लेट से होगा, और अविकसित कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन आराम से होगा, तुरंत हो जाएगा। क्यों होगा उसमें? क्योंकि वो सब मिक्स है, तो अलग अलग बांटना नहीं है। लेकिन अगर पूरा बढ़िया से सरिया है वो सब कुछ रहेगा तो उसको बांटने में दिक्कत होगा, ठीक है, इसीलिए उसको आपका लेट लगेगा। तो देखिए हम लोग का शरीर में जो है आपका 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जो बैक्टीरिया ये सब होता है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्लोरोप्लास्ट, ये सब में जो है 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देखिए 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उसको साइंस के भाषा में जो आपका विकसित सेल को क्या बोलेंगे? तो यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और उसको क्या बोलेंगे? अविकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रो मतलब ये मत समझना, प्रो मतलब कि बढ़िया, प्रो मतलब बढ़िया नहीं,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया परिभाषा, अब देखो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, तो कोशिका का पावर हाउस इसको बोलते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग का प्रोसेस कैसे, हम लोग का पावर हाउस यानी शक्ति बनाता है। शक्ति कैसे बनाता है, क्या प्रोसेस होता था, जैसे सबसे पहले हम लोग सांस लिए, फिर उसके बाद सांस कहाँ गया, लंग्स में गया, फेफड़ा में गया, फिर फेफड़ा से फिर कहाँ गया, फेफड़ा में फिर वो क्या हुआ कि ऑक्सीजन वाला जो आपका सांस जो लिए हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन वाला जो है वो ब्लड में मिला देगा, ऑक्सीजन जो रहेगा वो ब्लड में मिला देगा। ठीक है, फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वाला, जैसे देखिए दो तरह का ब्लड होता है, एक होता है शुद्ध ब्लड और एक होता है अशुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड किसको बोलते हैं, तो जो ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा ना उसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं, और जो ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको अशुद्ध ब्लड बोलते हैं। तो हम लोग जब सांस लिए तो उससे पूरा शरीर में जब गया तो वो क्या हो रहा, शुद्ध ब्लड जा रहा। जब हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहां से उससे ऑक्सीजन ले करके अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए तो वो अशुद्ध ब्लड हो गया, समझे। तो इसीलिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग का पूरा शरीर में शुद्ध ब्लड घूमता है, और जब उसके बाद निकलता है तो अशुद्ध ब्लड होता है। इसीलिए हम लोग का शरीर में देखिएगा ऊपर में एक अंदर में नस होता है, एक ऊपर में नस होता है। ब्लड प्रेशर मापते हैं तो देखें कि 120/80 रहता है, 120/80। ये हमको ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उसका यंत्र को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं उसका यंत्र को क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है उसको ब्लड प्रेशर जो नहीं मापते इस तरीके से दाब के, और फिर वो मशीन भी अभी आ गया, डिजिटल वाला आ गया। ऐसे वो वाला में जो है ना, उसमें जब तक बढ़िया जो डॉक्टर नहीं रहेगा ना वो बढ़िया से नहीं जांच कर सकता, क्योंकि पूरा दबाता है, पहले पैक करेगा, यहाँ दबाएगा और ऐसे ऐसे करके पूरा दबाएगा। और उससे क्या होगा ना कि फिर वो सुनते रहता है यहाँ पर कि एक बार टक आवाज़ करेगा तो अंदर का जो लिक्विड है वो पार होता है, तो इतना प्रेशर से पार होता है कि उसमें सुनाई देता है। फिर उसके बाद धीरे से उसका हवा देखे होंगे कि छोड़ता है, खोला तो हवा निकलता है, और फिर एक बार टक से आवाज़ करता है। तो उसमें देखेगा कि शुरू वाला टक जो है 180 में किया और दूसरा वाला टक जो है 120 में किया और दूसरा वाला टक जो है 80 में किया। तो यानी कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है। और वही जो है आपका डिजिटल वाला में क्या होता है ना कि उसको लगाइएगा, पूरा पैक कर दीजिए और उसमें बस लगा दीजिए, मशीन चालू कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है अपना चलते चलते अपना बता देगा कि हाँ कितना ब्लड प्रेशर है। वो बहुत आसान होता है। हाँ ठीक है। तो हम लोग का जो है, तो हम लोग जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बताया था कि जब आपको उसको यूज करता है तो एक चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन सा चक्र बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला और उसको जो है यूज करके फिर वो आपका 38 ATP, कल हम 36 ATP बोल दिए थे मिस्टेक से, 38 ATP होता है। 38 ATP का निर्माण करता है जो कि आपका 1 ग्लूकोज के बराबर होता है, और उससे जो है हम लोग का एनर्जी मिलता है जो कि 4.3 कैलोरी आपका कैलोरी ऊर्जा देने का काम करता है। अब फिर वो आपका ब्लड जो है अब उसको यूज़ कर लिया ऑक्सीजन को, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ऊपर का जो नस होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नस रहता है। और जो अंदर वाला जो होता है वो दिखता नहीं है, वो आपका शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब उसका प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका प्रेशर कम होता है, इसीलिए ये वाला ऊपर में है कि ये कट भी जाता है ना तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन वो वाला कट जाएगा ना तो इतना स्पीड से खून निकलेगा ना कि मर ही जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही जो है हम लोग का शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह, है ना, शक्ति घर। इसकी खोज कौन किया था, तो कॉलिकर ने 1857 में, 1857 की क्रांति से हम लोग याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में हम लोग को सबसे ज्यादा क्या जरूरत था, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा का खोज सबसे पहले यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका कॉलिकर, ठीक है। एक हम बताए थे ये जो था राइबोसोम का खोज कौन किया था, अब बताओ ट्रिक कुछ याद करो। हाँ वो देख लेता तुरंत पर, पलाडे था, ठीक है। हाँ होता है,
फिर उसके बाद अब देखिए खोज किया है कॉलिकर ने, ठीक है, कॉलिकर, कॉली से हम लोग विराट कोहली का याद कर लेंगे, तो वही जो है उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा 1857। हाँ, बुमराह को अगर नाम आएगा तो पढ़ा देंगे उसको भी, ठीक है। 1890 में अल्टमैन ने इसकी उपस्थिति को सिद्ध किया और इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। खोज किया था कॉलिकर, लेकिन अब नाम जो है बायोब्लास्ट का कौन दिया? अल्टमैन ने दिया है। और उपस्थिति के बारे में कौन बताया है? अल्टमैन ने ही बताया है। अब बायोब्लास्ट नाम दिया कब? 1890 में। होता होगा, ठीक है। हाँ? देखो तुम्हारा ऑप्शन जो है ना, ये तीनों में से एक ही वो देगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखना, ये तीनों में से कोई नाम रहेगा मार देना। अब देखिए सी बेंडा, इसी ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है, तो बेंडा जो है वो नाम दिया है, कॉली जो है वो खोज किया है, मतलब कि और उसके बारे में ये बायोब्लास्ट नाम दिया है। अयो अच्छा, उसको और क्या विराट कोहली को मतलब कि बहुत ज्यादा रन बनाता है इसीलिए उसको और भी कुछ नाम दिया है ना उसको, है रन मशीन, उसको और भी कुछ बोलते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इससे रिलेटेड कुछ है जी? छोड़ो। मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? ओ सचिन तेंदुलकर, वो नहीं, चलो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है कि आपका इसका खोज कौन किया था? कॉलिकर, लेकिन बायोब्लास्ट नाम कौन दिया है? अल्टमैन। लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया है? बेंडा, सी बेंडा, ठीक है। अब ये दोहरी झिल्ली का घिरा हुआ होता है, अंदर में आपका इसकी झिल्ली मतलब उभरी हुई होती है, जो हम लोग बताए थे क्रिस्टी, क्रिस्टी जो होता है उसमें ऊपर का जो आपका इस तरीके से सांप की तरह बना हुआ था, याद है? सब भूल रही है। कहाँ चला गया? देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। यही जो है हम लोग का सृष्टि से इतना ट्रिक मत लगा दो, पता चलेगा कि यही सब सृष्टि याद रहेगी या क्रिस्टी याद नहीं है, पता चलेगा ऑप्शन में देखेगा सृष्टि तो है ये नहीं है। कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए। आपका राइबोसोम जो है वो 70s प्रकार का होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में जो आपका राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है, ये चीज ऊपर में भी हम लोग देखें। उसके बाद स्वतंत्र रूप से प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है, जो कि एटीपी का निर्माण करता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन यानी आपका श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद कीजिए इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो आपका एटीपी का फुल फॉर्म है। यही जो है हम लोग का एनर्जी के रूप में, जैसे हम लोग जितना भी कुछ कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो किस रूप में रहता है? तो एटीपी के रूप में होता है। कोशिकीय श्वसन यही करता है, यानी कोशिका में श्वसन करने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। तो ऊर्जा की आपूर्ति करने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये सब तो पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमैन, ये सब बेंडा उंडा तो पढ़ लिए, पावर हाउस पढ़ लिए, कोशिका ये सब पढ़ लिए, भोजन बनाने का, ऑक्सीजन का ऊर्जा एटीपी। यहाँ लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या रहता है? तो ये जो है कोई भी चीज़ अगर अंग मर गया है तो उसको पूर्ति करने का काम करता है। उसमें जो लिक्विड होता है अपघटक जल एंजाइम कुछ बोलते हैं, अपघटन एंजाइम इस तरीके से कुछ बोलते हैं, जो कि क्या होता है उसमें लिक्विड होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी अंग अगर मर गया तो उसमें छिड़क देगा कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसका खोज किसने किया है? तो डी डुबे, याद रखेगा, डी डुबे, क्रिश्चियन डी डुबे है, डी डुबे। अब डी डुबे कैसे याद रहेगा? तो उसमें लिक्विड रहेगा तो डूब जाएगा, तो लिक्विड डी डुबे से आपका लाइसोसोम जो है वो डूबे आपका याद रह जाएगा, ठीक है।
हाँ, कौन डूबे? शिवम डूबे? शिवम डूबे कौन है? पता नहीं, हमको नहीं पता। पूरा मैच में लोग आ गया लाइफ। हाँ, बिल्कुल विवादित बात है, सब मत बोलिए। सब याद में रखिएगा। अरे डी डूबे याद रखेगा ना, ये ऑप्शन में भी यही देगा, के डी डूबे दे देगा, वो क्रिश्चियन नहीं देता है जल्दी, डी डूबे ही अधिकतर दे देता है। ठीक है, क्रिश्चियन डी डूबे नहीं उतना देता है। उसके बाद उपनाम जो है, तो इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, कोशिका के अंदर पाचन यानी डायलिसिस करने का काम, यानी कि वही उसका अंग जो है, उसमें कोई भी चीज अगर खराब हो गया तो उसको पचाने का काम कौन करेगा? वही लाइसोसोम करेगा। इसमें जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक आपका एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपका इसकी उपस्थिति में दोषपूर्ण अंग को नष्ट करता है। यानी कोई भी अगर अंग दोषपूर्ण हो गया यानी खराब हो गया है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। जब पूरी कोशिका खराब हो जाती है तो लाइसोसोम खुद को फट करके अब वो अपने आप को नष्ट करके अब वो पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे इन्फेक्शन से बचता है। अब गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, तो गोल्जी काय क्या था? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था। तो इसका खोज कौन किया है? तो देखिए इसका नाम उसी का है, तो गोल्जी का गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी का गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। ठीक करता है, अपने नाम पर रखता है, हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब अलग अलग रहता है तो अल्टमैन बेंडा उंडा करते करते क्रिश्चियन। ठीक है, तो गोल्जी का जो है, तो कैमिलो गोल्जी जो है उसका खोज किया है कब? 1898 में। ठीक है, इसका उपनाम जो है तो यातायात प्रबंधक, यानी कि देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का काम करेगा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पदार्थ का संशोधन करना, पैकेजिंग और परिवहन, ये सब करने का काम होता है। लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, ये जो है लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। आपका स्रावित पदार्थों को बाहर निकालता है। अच्छा, स्रावित पदार्थों को बाहर भी निकालता है और भेजने का भी काम करता है, बाहर भेजने का काम करता है। स्रावित कोई भी चीज अगर स्रावित हो रहा है यानी बह रहा है तो उसको बाहर भेजने का काम करेगा। तारक का है यानी सेंट्रोसोम, तो हम लोग का शरीर में कोशिका विभाजन करने का काम कौन होता है? याद है उसका इमेज कैसा था? रॉड का, ढेर सारा रॉड टाइप से बना हुआ था, याद है कि दिखाना होगा? ठीक है, तो ये जो है आपका रॉड के तरह कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे करके ग्रुप में रहता है, 4-5 को कर करके अलग अलग। ठीक है, तो तारक काय जो है वो सेंट्रोसोम, यानी उसका काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। कोई भी कोशिका अगर मरता है तो उसको रिपेयर करने का, पुराना वाला कोशिका से वो टूट करके नया कोशिका बनाएगा और 2 कोशिका बन के हम लोग का रिपेयर कर देता है। एक कोशिका मर गया तो पिछला वाला जो कोशिका है वो टूट करके वो खुद 2 को बन जाता है, तो एगो अपना हिस्सा और एगो उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो तारक काय है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट वाला में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के रूप में होता है। हम बताए थे कि जहां पर निशान दे दीजिएगा वही निशान रहेगा, वो प्लेट के ऊपर प्लेट बनता है। लेकिन ये जो है यहाँ बना तो ऐसे फैलता है, तो जिस कारण से क्या होता है ना कि कुछ भी टैटू भी बनाते तो इधर उधर चल जाता है, तिल भी जो है इधर उधर चल जाता है। ये आपका सेंट्रोल्स को मिल करके बना होता है। ये आपका जो है सेंट्रोल से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, आपको ध्रुव का निर्माण करना। इसमें क्या, अच्छा इसका प्रोसेस लिख दिया क्या? ये तो हल्का में, अच्छा आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा दिया हुआ है, आगे देखते हैं। राजधानी हम बताए थे कि पानी का जरूरत जो है पेड़ पौधा को ज्यादा है या हम लोग को? तो राजधानी पेड़ पौधा में बड़ा रहेगा और हम लोग में छोटा रहेगा। तो उसमें हाँ बड़ा सा जो है वो आपका राजधानी, जो उसमें प्लांट वाला में दिखाए थे, और हम लोग वाला में छोटा छोटा होता है। यह जो है झिल्ली से घिरी भी होती है। अब थैला है उसमें पानी रहेगा तो उसके लिए तो थैला चाहिए, तो इसीलिए वो थैला जो है, जितना भी थैला है वो झिल्ली का बना होता है। ठीक है, तो इसमें तरल पदार्थ होता है। हम लोग का जो है ना शरीर में अगर 1%, जैसे राजधानी में बोला जाता है कि 1% अगर पानी का कमी होता है ना तब हम लोग को प्यास लगता है। अगर 10% कमी हो जाएगा ना तो आदमी मर जाएगा राजधानी में। तो 1% भी अगर हम लोग का कमी होता है ना तो तुरंत हम लोग का प्यास लग जाता है।
अरे उसके बाद इसका मुख्य कार्य तो कोशिका, अब देखिए कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव को संग्रहित करना, और कोशिका द्रव को संग्रहित करना, कोशिकाओं को जल और लवण, चीनी उनी, ये क्या दिखा हुआ है, अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने का काम करता है। पादप कोशिका में तनों को कठोर बनाने का काम करता है कोशिका द्रव। प्लास्टिक के बारे में यहाँ यहाँ कुछ कट गया है क्या, यहाँ कुछ कटा हुआ है, ये जीव द्रव, जीव द्रव जो है ये संग्रहित को संग्रहित करने का काम कौन करता है इसमें। अच्छा, राजधानी का काम बता रहा है कि कोशिका द्रव को जो है आपका संग्रहित करने का काम करता है, ये सब चीज़। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आगे भी देख लेंगे। प्लास्टिड अब हम लोग पढ़ते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक, जो कि आपका जो है 3 प्रकार का होता है, और ये किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। हम लोग में प्लास्टिड नहीं होता है, हम लोग में प्लास्टिक नहीं होता है। नहीं तो पता चलता है कि कान हम लोग गुलाबी कलर का दिख रहा है तो कुछ और दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पादप में ये चीज़ पाया जाता है, और ये आपका लवक वे कोशिका अंग हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और ये भोजन का संश्लेषण, संग्रहण तथा रंग प्रदान करने का काम करता है। तीनों चीज़ करता है। लवक जो है भोजन का स्टोर करेगा, जो कि अवर्णीय लवक, जो वर्णीय लवक है वो रंग देने का काम करेगा, और हरित लवक जो है वो भोजन बनाने का काम करेगा। हाँ, 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जो कि पत्तियों और तने में पाया जाता, पत्ती और हरे तने में पाया जाता है, और ये आपका जो है पर्णहरित नामक हरा वर्णक पाया जाता है। यही जो है प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। इसको पादप का रसोई घर भी बोलते हैं। हरित लवक को क्या बोलते हैं, रसोई घर, पादप का रसोई घर, क्योंकि यही खाना बनता है। यह जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सूर्य का जो एनर्जी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसको क्या करता है, रासायनिक एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, तो यही आपका हरित लवक करता है ना। हरित लवक है हरित लवक का तोड़ के छोड़ो। अवर्णीय लवक जो है वो रंगहीन होता है। ये जो है भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर पाया जाता है, और ये जो है आपका जड़ में पाया जाएगा, और भूमिगत तना में यानी भूमि के अंदर भी तना होता है, उसमें भी पाया जाएगा, और आपका जड़ में भी पाया जाएगा। देखिए भूमि के अंदर भी जो तना होता है वो भी जड़ के ही रंग का होता है ना। ये क्या करता है, तो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो श्वेत प्रकार के जैसे आपका स्टार्च होते हैं, जो कि भोजन को स्टोर करने का काम करता है। स्टार्च तेल और प्रोटीन होता है। उदाहरण के लिए आलू की जो गांठ में जो मौजूद स्टार्च का भंडारण, अवर्णीय लवक, देखो अवर्णीय लवक ये तो हो गया ना। वर्णीय लवक क्या करता था, तो ये आपका रंग देने का काम करता था, और ये जो है फल फूल बीज ये सब में पाया जाता है। और ये जो है अब यही जो है अलग अलग जो रंग के होता है, जिस कारण से क्या करता है कि पक्षी लोग हो गया या कीड़ा मकोड़ा जो है वो आकर्षित करने का काम करता है पक्षी लोग को। इसीलिए पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट देखें, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, और जब भी उसका अंदर का इतना खूबसूरती रहता है ना कि कोई भी कीड़ा ना उसके ओर आकर्षित होता है, और फिर वहाँ बैठता ना तो इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, बैठा तो वो चिपक जाता है, फिर ऐसे करके बंद करके और धीरे धीरे फिर उसको पचा लेता है। हाँ, घट पर नहीं, पिचर प्लांट। अब देखे तो जैसे आपका वर्णीय लवक में, तो देखे टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोप्रीन के कारण। लाइकोप्रीन देखते कभी कभी, लाइकोप्रीन, ठीक है। हाँ, लाइकोपेज दूसरा चीज है, लाइकोप्रीन ही होता है। गाजर का जो आपका, तो गाजर में देखिएगा हल्का पीला रंग का होता है ना, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण आपका गाजर का जो है पीला रंग होता है। और फिर नारंगी जो है मतलब थोड़ा नारंगी रंग का होता है। चुकंदर का जो पूरा गाढ़ा लाल टाइप से जो होता है, बैगनी टाइप से, वो आपका विटामिन के कारण होता है। तो ये सब हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विटामिन के जो है आपका चुकंदर में विटामिन होता है, आपका गाजर में कैरोटीन होता है, टमाटर में लाइकोप्रीन होता है। अब सेल डिवीजन इतना ही रहने देते, सेल डिवीजन अगला दिन करते हैं, क्या सेल डिवीजन है थोड़ा। हाँ, चुकंदर, बीट रूट। अब बैठिए थोड़ा आपको बताते हैं।
कट कर दो उसको।